अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कायनाती डिस्कशन की किस नंबर 9 के अंदर आप सबको खुश आमदीद। सबसे पहले आप तमाम दोस्तों को ईद उल अज़हा बहुत बहुत मुबारक हो। ईद उल अज़हा के पुरमसरत मौके पे अपने आसपास मौजूद गुरबा का लाजमी ख्याल रखें, मुस्तहिकीन के अंदर गोश्त बांटें ताकि वो भी आपके साथ ईद की खुशियों के अंदर शामिल हो सकें। जुलाई का महीना फल्कियात के चाहने वालों के लिए बहुत से सरप्राइजेस लेकर आया और सबसे पहले अगर हम देखें तो जुलाई की शुरुआत के अंदर न्यूवाइस नाम का एक दुमदार सितारा आया और जो शहरी इलाकों से दूर लोग थे उन्होंने इसे आम आंख से भी देखा और शहरी इलाकों के अंदर मौजूद लोगों ने उसको बाकायदा टेलीस्कोप से देखा और उसकी जो दुम निकली हुई थी उसको बाकायदा नोट किया और पूरा जो सोशल मीडिया था न्यूवाइस की तस्वीर से भर गया। ये बहुत बड़ा वाक़या था क्योंकि दुमदार शहाबिये अमूमन दुमदार जो सितारे हैं अमूमन सूरज के पास से गुजरते रहते हैं, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है कि वो आम आंख से हमें दिखाई दें, और अगर आम आंख से दिखाई दें या हमें टेलीस्कोप से दिखाई दें तो ये एक बड़ा अनोखा वाक़या होता है। ये तो जुलाई के शुरू में वाक़या हो गया था। जुलाई के आखिर के अंदर मरीख की जानिब 3 मिशन लॉन्च किए गए और ये इस लिहाज से मुनफरिद था कि हम अमूमन सालों बाद 3 से 4 साल बाद हम कभी देखते हैं कि भाई कोई मरीख की जानिब कोई मिशन लॉन्च हो रहा है, लेकिन इस महीने 10 दिनों के अंदर पिछले 10 दिनों में 3 मिशन मरीख की जानिब लॉन्च किए गए। सबसे पहला मिशन दुबई की तरफ से लॉन्च किया गया जिसका नाम होप था और ये पहला इस्लामी मुल्क है जिसने अपनी सैटेलाइट इंटरप्लैनेटरी सैटेलाइट एक भेजी है जो मार्स के गिर्द रिवॉल्व करेगी और मार्स के जो एटमॉस्फेयर है उसके हवाले से वो डाटा जमा करेगी। ये 20 जुलाई को जो ये मिशन लॉन्च हुआ ये तकरीबन मई के अंदर ये ऑपरेशन शुरू कर देगा और ये अप्रैल के अंदर तकरीबन मार्स के पास पहुंचेगा और मई के अंदर ये ऑपरेशन शुरू कर देगा। मई 2021 के अंदर ये वहाँ से डाटा कलेक्ट करेगा और यहाँ पे ज़मीन पे जो इंसान है उनको भेजेगा ताकि हम मरीख के माजी का जो एटमॉस्फेयर था, मौजूदा एटमॉस्फेयर है, उसके मुतालिक हम जान सकें। ये तज्ज़िया करेगा कि मरीख के किसी इलाके के ऊपर एटमॉस्फेयर पूरा दिन कैसा रहता है या पूरा साल जो एटमॉस्फेयर है वो किस तरह का रहता है। तो इस हवाले से ये चेक करेगा और ये इस हवाले से भी देखेगा कि जो मरीख का एटमॉस्फेयर है और सोलर विंड्स जो हैं इनके दरमियान किस टाइप का कनेक्शन है, सोलर विंड्स किस तरीके से मरीख का जो एटमॉस्फेयर है उसको खला में बखेर रही हैं। तो इस कनेक्शन को ये चेक करेगा क्योंकि इन जो आने वाले जो 4 से 5 साल हैं या जो 10 साल हैं उसके अंदर अगर इंसान मरीख के ऊपर जाके रहेगा तो उसके लिए चीज़ें जानना बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि मरीख माजी में कैसा था, अभी क्या उसके साथ बर्ताव कर रहा है सूरज, और उसका जो एटमॉस्फेयर है किस तरीके से खला के अंदर बिखर रहा है। क्योंकि टेराफॉर्मिंग ऑफ मार्स जब की जाएगी, जब मरीख को ज़मीन जैसा बनाने की कोशिश की जाएगी तो उसमें ये कुछ चीज़ें बुनियादी होंगी और उसके अंदर हम ये भी देखेंगे कि ये ना हो कि हम उसको दोबारा ज़मीन जैसा बनाने की कोशिश तो करें लेकिन कुछ अर्से के बाद दोबारा वो बंजर और ब्याबान हो जाए और सूरज उसके ऊपर से तमाम एटमॉस्फेयर को जो है खला के अंदर बखेर दे क्योंकि उसके ऊपर मैग्नेटोस्फेयर नहीं है इस वजह से। तो जिस लिहाजा ये जो होप सैटेलाइट है जो मार्स की जानिब भेजी गई है तो उसके ज़रिए हमें मरीख के एटमॉस्फेयर को समझने के अंदर बेतहाशा मदद मिलेगी। उसके बाद 10-1 नामी एक मिशन जो है वो लॉन्च किया गया चाइना की तरफ से और ये फरवरी 2021 के अंदर मरीख के मदार में पहुँचेगा और 23 अप्रैल 2021 को इसके अंदर जो खलाई गाड़ी है वो लैंड करेगी। ये लैंड करने के बाद मार्शियन सॉइल को चेक करेगी कि उसकी क्या कंपोजिशन है, वहाँ पे वाटर और आइस की क्या कंपोजिशन है मरीख के ऊपर। इसके अलावा ये चेक करने की कोशिश करेगी कि आया कि कोई ज़िंदगी की बाक़ियात मरीख के ऊपर मौजूद हैं या नहीं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और बहुत से जो साइंटिस्ट हैं उनका ये मानना है कि मरीख जो है आज से कई करोड़ साल पहले बिल्कुल ज़मीन जैसा एक सियारा था, वहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि हमें कुछ फॉसिल्स मिल जाएं किसी अर्ली लाइफ के, या फिर कोई अगर लाइफ मौजूद हो माइक्रोबियल लाइफ वो अभी मार्शियन सरफेस के नीचे कहीं पे मौजूद हो। तो जिसकी वजह से ये जो प्रोब है ये वहाँ पे जाके चेक करने की कोशिश करेगा कि मार्शियन सॉइल जो है उसके अंदर क्या कोई ज़िंदगी की बाक़ियात मौजूद है नहीं, क्योंकि हमें जो मीथेन मार्शियन सरफेस से उठती है उसके ज़रिए हमें एक शक है कि मार्शियन सरफेस के नीचे किसी किस्म की लाइफ मौजूद हो सकती है क्योंकि मीथेन का डायरेक्ट कनेक्शन है लाइफ के साथ। तो इस वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है मरीख के हवाले से कि अगर हम वहाँ पे जाना चाहते हैं तो हमें मालूम होना चाहिए कि मरीख पे कोई ज़िंदगी आया कि मार्शियन सरफेस के नीचे मौजूद है या नहीं।
अगर मार्शियन सरफेस के नीचे ज़िंदगी मौजूद है तो शायद हम कभी मार्स पे ना जाएं, हम मार्स को जो है मार्शियंस के लिए ही छोड़ दें। इसके बाद 30 जुलाई 2020 को नासा का मार्स परसिवरेंस मिशन जो है सबसे ज़्यादा जिसका इंतज़ार किया जा रहा था उसको लॉन्च किया गया, और ये जो मिशन है ये फरवरी 2021 के अंदर मार्स पे पहुंचेगा। और ये बेसिकली उन मिशंस में से है जो इंसान जब नेक्स्ट टाइम मरीख पे जाएंगे आज से 5 या 10 साल बाद, तो उस हवाले से भी ये जो मिशन है इंतहाई अहम है। इसके 4 मेन ऑब्जेक्टिव थे। हम सबसे पहले देखते हैं कि जो पहला ऑब्जेक्टिव था उसका ये था कि ये ढूंढना कि क्या वाकई मरीख पर माजी में ज़िंदगी मौजूद थी या नहीं। हमें मालूम है कि मरीख पर दरियाओं के निशानात हमें मिल चुके हैं, हमें मरीख पर ब्लूबेरी स्टोन्स मिल चुके हैं। ब्लूबेरी स्टोन्स हमेशा ज़मीन पर उस जगहों पे बनते हैं जहाँ पे पानी वफर मिकदार में बहता रहा हो, जैसे समुंदर है, इस तरह के जो इलाके हैं वहाँ पे ब्लूबेरी स्टोन्स आपको मिलेंगे। तो ये ब्लूबेरी स्टोन्स जब हमें मरीख की सतह पे मिले तो ये बहुत हैरानकुन दरियाफ्त थी, क्योंकि हमें पहले से मालूम था कि मरीख बंजर व बेआबान और बेआबाद सियारा है। हमारा जहन था कि आज से 4.5 अरब साल से लेके अब तक जब जितनी भी हिस्ट्री है मरीख की, कभी भी इसके ऊपर पानी या इस टाइप की कोई लाइफ फ्रेंडली कोई भी इन्वायरमेंट नहीं रहा होगा। लेकिन ब्लूबेरी स्टोन्स का मिलना बताता है कि माजी में जो मरीख है वो ज़मीन की तरह का एक सियारा था और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा वफर मिकदार के अंदर पानी मौजूद था। तो अगर पानी मौजूद था तो फिर क्या लाइफ मौजूद हो सकती है। साइंटिस्ट इसी वजह से पुरजोश हैं क्योंकि हमें बहुत से ऐसे वहाँ पे साइंस मिले हैं जो ये बताते हैं कि माजी के अंदर लाइफ मौजूद होनी चाहिए थी। लिहाजा ये जो मिशन है इसका पहला मकसद होगा कि ये वहाँ पे जाके लाइफ के बायो सिग्नेचर्स दरियाफ्त करे। ये ड्रिल करेगा मरीख की सतह को, मरीख की सतह के अंदर से सैम्पल्स कलेक्ट करेगा और उन सैम्पल्स को अपने अंदर, उसके पास 5 ट्यूब्स मौजूद हैं, उन ट्यूब्स के अंदर डाल के ये स्टोर कर लेगा उन ट्यूब्स को अपने अंदर। उसके बाद क्या होगा कि जब आज से 5 या 10 साल बाद इंसान मरीख पे जाएगा या कई दहाइयों के बाद जब जाके वापसी का तरीका सीख लेगा, कि क्योंकि हमें पता है कि अभी अगर हम मरीख पे जाएंगे तो वहाँ से वापसी मुमकिन नहीं है। लिहाजा जो शुरू के इंसानी मिशन होंगे वो 1 साइडेड होंगे जितने भी होंगे। तो जब हम सीख लेंगे कि भाई मरीख से वापस कैसे आना है, तो मरीख की चूँकि कशिश शकल चाँद की निस्बत ज़्यादा है, लिहाजा वहाँ से जिस हम चाँद से वापस आ गए थे तो हम मरीख से वापस नहीं आ सकते। तो जिसकी वजह से जब हम सीख जाएंगे कि मरीख से वापस कैसे आना है, तो जब नासा अलाउ करेगी इंसानों को तो वहाँ पे पहुँच के इंसान उन सैंपल को कलेक्ट करेंगे और उनको वापस ज़मीन पे लेकर आएंगे और उसके अंदर फिर तज्जिया किया जाएगा आया कि इसके अंदर कोई ज़िंदगी के फॉसिल्स मौजूद हैं या नहीं। इसके बाद जो इसका दूसरा मेन मकसद है वो है मरीख की माजी में आबो हवा और मौसमों के मुतल्लिक जानना। अगर हम देखें तो इस वक्त मौजूदा मरीख जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड पर मुश्तमिल है। कार्बन डाइऑक्साइड काफ़ी ज़्यादा तादाद में मौजूद है, लेकिन माजी के अंदर में मालूम है कि कार्बन डाइऑक्साइड भी थी लेकिन ऑक्सीजन भी मौजूद थी, जिस तरह ज़मीन के ऊपर ऑक्सीजन मौजूद है। अभी मरीख को अगर हम चेक करें, क्योंकि मरीख जो है तकरीबन 678 दिनों के अंदर एक चक्कर कंप्लीट करता है सूरज का, तो मरीख के ऊपर 1 साल गर्मी पड़ती है और 1 साल सर्दी पड़ती है। और गर्मियों के महीनों में वहाँ पे शदीद तूफ़ान आते हैं। उसकी वजह यह है कि जो मार्स की जो पोल्स हैं वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है गैसेस की फॉर्म में, और वहाँ पे उनकी पूरी एक बर्फ़ की जो है पट्टी मौजूद है कार्बन डाइऑक्साइड की। तो जब गर्मियाँ आती हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सब्लिमेशन होती है और वो गैस के अंदर तब्दील होकर पूरे मरीख के अंदर फैल जाती है। और जो तूफ़ान आते हैं ये कई कई दिनों तक मरीख को कवर किए रखते हैं। हम ज़मीन से बैठ के टेलीस्कोप के ज़रिए बज़रिया आँख उस जो तूफ़ान है उसको हम देख सकते हैं। और उस दौरान तूफ़ान इतना शदीद होता है कि कई कई दिनों तक मरीख की सतह के ऊपर सूरज की किरणें नहीं पहुंच रही होती। तो इस हवाले से स्टडी की जाएगी कि मरीख का जो माजी का आबो हवा थी वो कैसी थी, अभी मौजूदा आबो हवा कैसी है, और इंसान जब जाएगा तो वहाँ के मौसमों से और वहाँ की आबो हवा से वो कैसे निपटेगा। इसके बाद जो तीसरा इसका मकसद है वो है मरीख की जियोलॉजी को समझने की कोशिश होगी। माजी में अगर हम देखें तो मरीख पर पानी भी मौजूद था, मरीख के ऊपर हवा भी मौजूद थी, मरीख के ऊपर जो है शहाबिये भी अच्छी खासी तादाद में गिर रहे थे। और इसके अलावा अगर हम देखें तो वहाँ पे आतिशफिशा पहाड़ भी मौजूद थे। अभी भी अगर हम देखें तो वहाँ पे आतिशफिशा पहाड़ 100 गुना बड़े मौजूद हैं ज़मीन की निस्बत। तो जो हमें ये बताते हैं कि वहाँ पे शायद
ज़मीन की तरह की टेक्टोनिक प्लेट्स नीचे मौजूद उस तरह नहीं है, जिसकी वजह से जो लावा है जिन जगहों पे मौजूद था तो वो उसको फैलने का मौका नहीं मिला, ज़ेरे जो मरीख की मार्शियन सरफेस के नीचे उसे फैलने का मौका नहीं मिला। कुछ जो साइंटिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि चूँकि मरीख की ग्रेविटी ज़मीन की निस्बत कमज़ोर है, जिसकी वजह से वहाँ पे जो पहाड़ हैं उनकी ऊंचाई ज़्यादा है। अगर ग्रेविटी किसी सियारे पे ज़्यादा होगी तो वहाँ पे ऊंचे पहाड़ नहीं बन सकते, ये हमें मालूम है। तो हम ये चेक करेंगे कि जो मरीख के ऊपर हवा, पानी, शाबिये गिरते रहे हैं, वहाँ पे जो आतिशफिशा पहाड़ मौजूद थे, उन्होंने मरीख की जोग्राफियाई सतह जो है उसके ऊपर क्या असर डाला। ये जो मरीख की जोग्राफियाई सतह है इसको इन्होंने किस हद तक तब्दील किया माजी के अंदर। अभी हमें जदीद तहकीकात से पता चला है कि मरीख के गिर्द मैग्नेटोस्फीयर पहले मौजूद था माजी में। तो अगर मरीख के गिर्द मैग्नेटोस्फीयर मौजूद था, पानी मौजूद था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मौजूद था, सब कुछ मौजूद था, तो ये चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा डाउटफुल करती हैं कि मरीख पर फिर ज़िंदगी क्यों नहीं मौजूद रही होगी। आपको याद होगा कि हमने इस हवाले से मरीख पे क्या ज़िंदगी माजी में मौजूद थी, अगर थी तो किस तरह की थी, और मरीख के ऊपर ज़िंदगी ख़त्म कैसे हुई। बल्कि कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि 3 बार ज़िंदगी बन के ख़त्म हुई मरीख के ऊपर। तो उसके ऊपर हमने पूरी एक साइंसी गुफ्तगू की एपिसोड की थी, जिसे आप हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर देख सकते हैं। तो आप इस एपिसोड को लाजमी देखें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वो एपिसोड बहुत पसंद आएगी। काफ़ी डिटेल एपिसोड है, जो हम लोगों ने आधा घंटा हमने उर्दू डॉक्यूमेंट्री की सूरत के अंदर इस चीज़ को डिस्कस किया था कि मरीख पे ज़िंदगी किस तरीके से पनपी होगी और किस तरीके से ख़त्म हुई होगी। इसके बाद इसका चौथा और सबसे बड़ा मकसद ये है कि इंसानों की मार्स लैंडिंग में मदद करना। इस ज़मन में ये नोट करेगी कि जो मार्शियन सरफेस है इसके ऊपर सूरज की अल्ट्रा वायलेट रेस की शिद्दत कितनी है। इसके अलावा जो सुपर ऑक्साइड है मार्शियन सरफेस के ऊपर, उनकी क्या शिद्दत है। तो उसी हवाले से जो मुस्तकबिल में इंसानी मिशन जाएंगे उनके स्पेस सूट जो हैं वो बनाए जाएंगे, इस जो डाटा है उसको मद्देनज़र रखते हुए इनके अंदर मुख्तलिफ लैंडिंग टेक्निक्स को इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि जो इन फ्यूचर जो मिशन जाएंगे, इंसानी मिशन जाएंगे, तो उनके ऊपर जी फोर्स जो है उसकी कम से कम तादाद लगे। जी फोर्स के ऊपर इंशाल्लाह हम लोग कभी दोबारा से बैठ के डिटेल डिस्कशन करेंगे, ये होती क्या है। और ये जब आप ज़मीन से अपलिफ्ट करते हैं किसी और मतलब चांद पे या किसी और सियारे पे जाने के लिए, और जब आप किसी दूसरे सियारे पे लैंड करते हैं तो ये फोर्स अमूमन खलाबाजों पे लगती है, तो और वो इसको किस तरीके से बर्दाश्त करते हैं। इंशाल्लाह हम जी फोर्स के ऊपर भी एक पूरा कायनाती डिस्कशन बैठ के करेंगे। तो ये जो मिशन है इसकी ये 4 बड़े मकासद हैं। इसके अलावा इसके अंदर एक और बहुत अहम तजर्बा होने वाला है। वो जो तजर्बा है वो ये है कि इस मिशन के साथ एक नन्हा सा हेलीकॉप्टर भी भेजा जाएगा। जो ये फर्स्ट टाइम तजर्बा हो रहा है कि इंसान किसी दूसरे सियारे के ऊपर नन्हा हेलीकॉप्टर जो है उसको उड़ाएगा। ये ड्रोन हेलीकॉप्टर जो है इसको उड़ाया जाएगा और इसका हर वक्त कनेक्शन होगा जो नीचे खलाई गाड़ी मौजूद है उसके साथ। तो ये ड्रोन हेलीकॉप्टर उड़ के आसपास का जायज़ा लेगा और जो खलाई गाड़ी है उसको ये गाइडेंस देगा कि भाई हमने अब किस जानिब जाना है। तो ये एक नया तजुर्बा किया जा रहा है। अगर ये तजुर्बा कामयाब हो जाता है और मरीख की जो हल्की सी फ़िज़ा है उसके ऊपर अगर ये हेलीकॉप्टर आसानी से उड़ सकता है, तो फिर इन फ्यूचर जब इंसानी मिशन भेजे जाएंगे उनके साथ भी हेलीकॉप्टर जाएंगे। ये जो नन्हे ड्रोन हैं इनको हम लाजमी उनके साथ भेजेंगे। अवामन नास की दिलचस्पी के लिए नासा ने वर्चुअल टिकट्स का भी ऐलान किया था। ये जो मार्स का भी इनका मिशन गया है, तो वर्चुअल टिकट बेसिकली ऐसा ये होता है कि आप अगर अप्लाई करते हैं तो आपका जो नाम है, जितने भी नाम आए थे तकरीबन 1 करोड़ नाम आए थे उनके पास, सबसे ज़्यादा फ़िलिपाइन से उनको नाम मौसूल हुए थे। तो जितने भी नाम आए हैं उन्होंने एक चिप के अंदर उनको सेव किया है और वो जो खलाई गाड़ी है उसके अंदर डाला है। और वो जो चिप है वो मार्स के ऊपर अब जाके लैंड जब होगी तो वो उस खलाई गाड़ी के अंदर पड़ी रहेगी जब तक ये खलाई गाड़ी सही सलामत रहती है। और इन फ्यूचर अगर कभी इंसान जाते हैं मरीख के ऊपर, तो वो ये भी पॉसिबल है कि वो इस चिप को लेके वहाँ पे अपने पास किसी जगह पे महफूज कर लें कि भाई फ़लाँ दौर के अंदर जब ये हमने प्रोब भेजा था तो उस दौरान 1 करोड़ जो इंसान थे ये इस नाम के लोगों ने अपना नाम इसके अंदर रजिस्टर्ड करवाया था। तो ये एक किस्म का अवामुन नास की दिलचस्पी के लिए नासा ने एक ये तरीक़ाकार किया है ताकि लोग जो है फलकियाती मिशंस के साथ कनेक्टेड रहें और वो एक दूसरे को बताएं कि भाई मेरा भी जो है नाम गया है। तो अगर मैंने भी अप्लाई किया था, बताते खुद मैंने भी अप्लाई किया था, तो मुझे जो वर्चुअल टिकट मिला है आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। तो ये बोर्डिंग पास जिसे हम कह सकते हैं, तो ये बोर्डिंग पास, वर्चुअल बोर्डिंग पास जो है मुझे नासा की तरफ से ईमेल किया गया था।
और मेरा नाम भी इसके अंदर शामिल है। आप नासा की वेबसाइट विज़िट करें। अब जो इन फ्यूचर जितने भी मिशंस जा रहे हैं उनके अंदर इस तरह की चिप वो लाजमी ऐड करते हैं। जिस तरह हम जो अभी पार्कर सोलर प्रोब जो आज से 1-2 साल पहले गया था सूरज की तरफ, और सूरज के साथ जाके वो सूरज के अंदर जम हो जाएगा, तो वो उस प्रोब के अंदर भी एक चिप मौजूद है जिसके अंदर सबके नाम मौजूद थे। मेरा भी उसके अंदर नाम मौजूद था, उसका भी आप टिकट स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। इस ज़माने में सबसे ज़्यादा जो हमें सवालात पूछे गए हैं वो 2 सवालात हैं। एक सवाल हमसे ये सबसे ज़्यादा पूछा गया है कि होप मिशन था और जो टाइवन मिशन जो है, टाइवन जो मिशन है चाइना का, और नासा का जो मार्स 2020 मिशन है, ये तीनों तकरीबन 5-10 दिनों के गैप से ही लॉन्च हुए हैं, लेकिन इनके लैंडिंग के अंदर इतना ज़्यादा फ़र्क क्यों आ रहा है? अगर देखा जाए तो हर मिशन की जो टाइम लाइन है वो डिफरेंट होती है। उसकी वजह ये होती है कि कुछ मिशंस के अंदर हम लोग फ्यूल को बचा रहे होते हैं, तो जिस मिशन के अंदर हम फ्यूल को बचाना चाह रहे होते हैं तो उसके अंदर हम ये होता है कि ज़मीन के हम ज़्यादा चक्कर लगवाते हैं ताकि ज़मीन की ग्रेविटी को जो है इस्तेमाल करके हम उस खलाई जहाज़ की स्पीड को बढ़ा सकें। तो जिसकी वजह से हर मिशन की जो टाइम लाइन होती है वो डिफरेंट होती है। तो अगर आप एक ही पाथ सबको फॉलो करवाएंगे फिर तो सही बात है सारे एक ही पाथ के ज़रिए पहुंच जाएंगे, लेकिन अगर आप डिफरेंट पाथ फॉलो कराएंगे, एक मिशन एक खलाई जहाज़ ज़्यादा चक्कर लगा रहा है ज़मीन के, तो सही बात है वो थोड़ा लेट पहुंचेगा लेकिन वो फ्यूल कम कंज्यूम करेगा। इसके बाद जो दूसरा सवाल मौसूल हुआ है उसमें ये पूछा गया है कि जुलाई के अंदर ही ये सारे मिशन क्यों लॉन्च किए गए हैं, कि अक्टूबर के अंदर अभी मरीख जो है वो ज़मीन के करीब आएगा। आस्ता आस्ता इस वक्त ज़मीन और मरीख एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। हर 2 साल के बाद ज़मीन और मरीख एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, तो लिहाजा जो अक्टूबर है उसके अंदर ज़मीन और मरीख एक दूसरे के करीब आएंगे। तो उम्मन मार्स की जानिब मिशन उसी सूरत में लॉन्च किया जाता है जब मरीख और ज़मीन एक दूसरे के करीब हो। तो 2 साल के बाद ज़मीन और मरीख एक ऐसे पॉइंट पे पहुंचते हैं जहां पे वो एक दूसरे के करीब होते हैं। तो उस दौरान अगर हम मिशन लॉन्च करेंगे तो मरीख पे पहुंचना आसान होता है, जिसकी वजह से जितने भी ये तीनों मिशन जो हैं जुलाई के अंदर लॉन्च किए गए। चूँकि मरीख अभी अक्टूबर के अंदर ज़मीन के नज़दीक होगा तो हमें आसमान पे बहुत ज़्यादा चमकता हुआ दिखाई देगा, जिस वजह से हम सितंबर और अक्टूबर के अंदर मरीख के हवाले से एक बहुत अहम सीरीज़ वीडियो सीरीज़ लॉन्च करने वाले हैं जिसका नाम होगा कि नस्ल इंसानी का अगला पड़ाव, जिसके अंदर हम लोग इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि इंसान कैसे मरीख पे जाएगा, कैसे रहेगा और वहाँ पे उन्हें किन मुश्किलात का सामना होगा, किन जिस्मानी और नफ्सियाती मुश्किलात का उन्हें सामना होगा। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको वो सीरीज़ बहुत पसंद आएगी। तो इंशाल्लाह हम सितंबर और अक्टूबर के अंदर मरीख को ही बैठ के डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही हम आज की वीडियो का इख्तिताम करते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। ईद की खुशियों के अंदर अपने चाहने वालों को याद रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।